नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं कैलाश कश्यप एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। और आज का जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा है कि जनता अपने जनप्रतिनिधि को जिस आशय के साथ, जिस विश्वास के साथ, जिस श्रद्धा के साथ चुन करके भेजती है सदन में, चाहे वो संसद हो या विधानसभा हो या फिर जिला परिषद हो, नगर परिषद हो या कोई भी व्यवस्था हो, वहाँ जब अपने भेजती है तो उसके पीछे एक आस होती है कि हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे नेताजी जब सदन में जाएंगे तो हमारे विकास के लिए, हमारे दुख सुख के लिए वो अपनी आवाज़ उठाएंगे और हमारे विकास का जो एजेंडा होगा वो आगे हमारे लिए वो पैदा करेंगे और हम उनके द्वारा किए गए कार्यों को धारण करेंगे और अपना विकास करेंगे और अपनी तरक्की करेंगे। लेकिन हद तो तब हो जाती है कि जब चुने हुए विधायक, और वो भी उस समय जब कोरोना महामारी ने पूरी तरह से इस विश्व को, इस भारत को, इस बिहार को, सिवान को अपने कब्जे में ले रखा है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, सारे रोजी रोजगार के जो व्यवस्था है वो चौपट हो चुकी है। कहीं से एक पैसे का, कहीं से कोई इनकम का साधन नहीं है। लोग लाखों करोड़ों की संख्या में जो दिल्ली में रहते थे, मुंबई में रहते थे, राजस्थान में रहते थे, वो सभी अपने घर वापस आ रहे हैं, आ चुके हैं। और आने के बाद से एक बात बड़ी भयावह सामने आई कि जब वो लोग अपने चुने हुए विधायक से ये सवाल करते हैं कि विधायक जी, हमारे रोजगार का क्या होगा, हम क्या करेंगे, हम कौन सा काम करेंगे, हमारे परिवार कैसे चलेगा, कैसे हम उनका भरण पोषण करेंगे, कैसे हमारे बच्चे पढ़ाई करेंगे, लिखाई करेंगे, कैसे हम अपने परिवार को बचा पाएंगे। और ये ज्वलंत सवाल जब विधायक जी के कान में पड़ता है और विधायक जी जो जवाब देते हैं वो पूरी मानवता को शर्मसार करता है। विधायक जी का जवाब हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, इसको जरा सुन लीजिए और फिर उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस गांव की है, क्योंकि अगर इस गांव आप 10 साल इस एरिया के विधायक रहे सर, वो रोजगार नहीं दिए, इस गांव को क्या, इस एरिया को भी रह सकता है 200 से 300 लोग बाहर। बाबूजी तुमको पैदा किए, रोजगार दिए, क्यों नहीं रोजगार दिया है? तुम वोट मांगने के लिए भी आए हैं? वोट नहीं, प्रॉब्लम को सोल्व करने का वो कार्य। आपने देखा कि किस तरह से विधायक जी ने क्या कहा। एक बार फिर हम आपको बता देते हैं कि विधायक जी ने क्या कहा। जैसे उनके क्षेत्र के जदयू के विधायक हैं और ये जब उनके क्षेत्र के लोगों ने पूछा कि विधायक जी बताइए हम क्या करें, हम कौन सा रोजगार करें, हम किस तरह से अपने परिवार का पालन पोषण करें, तो विधायक जी ने क्या कहा वो अभी आपने वीडियो पे देखा, लेकिन हम आपको बताते हैं स्पष्ट शब्दों में कि विधायक जी ने क्या कहा। विधायक जी ने कहा कि जिसने तुमको पैदा किया, तुम्हारे बाप ने तुमको पैदा किया, क्या उसने तुमको रोजगार दिया? कितनी शर्मनाक बात है कि इस लहजे में एक जनप्रतिनिधि, वो भी अपने क्षेत्र की जनता के साथ बात करता है। हम इसी ज्वलंत मुद्दे को लेकर के आज आए हुए हैं। राजद के एक बहुत ही अच्छे वक्ता, एक नेता, युवा नेता हैं और अपनी बात को जिस बेबाकी के साथ रखते हैं, बड़ी अच्छी तरीक़ा से अपनी बात को कहते हैं। और ये ज्वलंत मुद्दा पे हमें भी लगा कि हम एक ऐसे व्यक्ति से इस पर बातचीत करें जो बेबाकी के साथ वो बता पाए कि क्या ये किसी भी दृष्टि से, किसी भी दृष्टिकोण से क्या ये उचित है कि एक जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की जनता से इस लहजे में बात करें।
तो हम आज इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अजय चौहान जी, प्रदेश महासचिव हैं राजद के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। अजय जी, आपने देखा है कि एक वीडियो वायरल हो रहा था कल से कि किस तरह से एक विधायक, जदयू के विधायक हैं, वो किस तरह से अपने जनता को कह रहे हैं कि तुम्हारे बाप ने पैदा किया है, क्या उसने रोजगार दिया है कि तुम सरकार से रोजगार मांगते हो? क्या यह उचित है किसी भी दृष्टिकोण से? सबसे पहले आपके माध्यम से तमाम सभी बिहार के सम्मानित मालिकों को मैं राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही होने के नाते, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव होने के नाते सबको मैं प्रणाम करता हूं, सबको मैं सलाम करता हूं, सबका मैं अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं क्षमा चाहता हूं और मैं माफ़ी मांगता हूं उस अपने भाई से जो क्वारंटाइन सेंटर में है और उनके सामने उनका चुना हुआ प्रतिनिधि जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है वह किया, और मैं माफ़ी मांगता हूं अपने उन भाइयों से। माफ़ी इसलिए मांगता हूं कि जो घटना और जो उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया है उस भाषा के चलते तमाम जनप्रतिनिधियों पे वह कलंक लगा हुआ है, वह चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों। जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनमानस ने अपनी ताकत जिनके हाथों में दिया है, और उस ताकत के बदौलत आप जब किसी जनता का अपमान करेंगे तो कहीं ना कहीं वह अपमान हम लोगों के दिल में भी ऐसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि माननीय विधायक महोदय को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वह माफ़ी मांगे नहीं मांगे, उनके साथ उस दल के लोग क्या किए, वह क्या नहीं किए, उन बातों पे मैं आऊँगा। लेकिन मैं उन भाइयों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि उन्होंने गलती किया है, हम क्षमा चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूँ माननीय विधायक जी को, जो ताकत वह जनमानस ने दिया है, ऐसा कौन सा स्थिति परिस्थिति आ गया कि वह लड़के आपसे और वह नौजवान आपसे सवाल पूछ रहे हैं। उस दर्द को समझने की ज़रूरत है। जब उसके साथ दर्द है, वह सुदूर प्रदेशों से जब पैदल चल के अपने प्रदेश में आया है और जिस दर्द से गुजर रहा है, यह हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तमाम दिन आपके माध्यम से और आप जैसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से आए दिन हम लोग देख रहे हैं। चूँकि हम सिवान जिला से हैं और सिवान जिला मेरा बॉर्डर का जिला है जो ईपी से लगता है। तमाम लोग पैदल सफ़र कर रहे हैं, ट्रक से भूसा की तरफ भर के जा रहे हैं, और जब अपने घर में जाते हैं तो पहला उनको इस बात का खुशी होता है कि हम अपने घर में आ गए हैं। खुशी के साथ उनको ये लगता है कि अब हम क्या करेंगे, हमारे साथ बहुत बड़ा एक पहाड़ है। उस परिवार के परवरिश के लिए सर अपने प्रदेश को छोड़ करके, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को छोड़ करके, अपने माँ बाप को छोड़ करके और सुदूर प्रदेश में कमाने जाते हैं और उस अपने पौरुष के बदौलत अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। जब उस दर्द से वह गुजर रहे हैं, अगर कोई आपका जनमानस का व्यक्ति आपसे अगर सवाल पूछता है कि माननीय विधायक महोदय, माननीय सांसद महोदय, अब हम क्या करेंगे, हम कैसे जिएंगे, हमारे परिवार का परवरिश कैसे होगा, तो आपको उस पर जवाब देना चाहिए था। आपको उन नौजवानों के लिए, उस जनमानस के लिए व्यवस्था बनाना चाहिए था। लेकिन आपने जिस भाषा का प्रयोग किया है इस लोकतंत्र में, उस भाषा का कहीं जगह नहीं है और उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। और आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप तत्काल प्रभाव से जो व्यक्ति जनमानस के साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, मुख्यमंत्री को उस नौजवान से माफ़ी मांगना चाहिए था और उनको व्यवस्था देना चाहिए था। लेकिन जिस तरीक़ा से उन्होंने उस समाज के लोगों को कलंकित करने का कार्य किया है, इस लोकतंत्र को शर्मसार करने का कार्य किया है, वह कहीं जगह नहीं देता है कि ऐसा उनको बोलना चाहिए था।
अजय जी, सबसे बड़ी बात है कि जब हम देखते हैं कि हमेशा चुनाव के समय में आप भी बहुत सा चुनाव कैंपेनिंग किए हुआ है, जब चुनाव की बात होती है और जब यही राजनेता, यही विधायक बनने वाले लोग, यही सांसद बनने वाले लोग जनता के दरवाजे पहुंचते हैं, जिनके यहाँ वो 5 साल तक झांकते तक नहीं, लेकिन चुनाव जब आता है तो उनके पैर पकड़ते हैं, उनको हाथ जोड़ते हैं, उनके परिवार को कहते हैं कि मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका गांव के रहने वाला हूं। और इतना सब कुछ होने के बाद भी वो कहते हैं कि जनता मालिक है, और मालिक को क्या आप इस तरह से शर्मसार करेंगे? क्या आप इस तरह से आप उनके दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं कि वो अपना सारा रोजगार छोड़ के, वो ये नहीं कि वो कल परसों गए हुए हैं बिहार से बाहर, वो 10 साल 15 साल से वो रह रहे थे, उनका रोजगार वो सब कुछ चौपट हो चुका है। अब उनके सामने सबसे बड़ी अगर चिंता है तो वो है कोरोना महामारी की चिंता नहीं है उन्हें, जीना मरना तो लगा रहेगा, लेकिन सबसे बड़ी चिंता है कि रोजगार का। और बिहार सरकार, जो करोड़ों लोग आज यहाँ बिहार में वापस आए हुए हैं, रोजगार की व्यवस्था न करके इस तरह की भाषा की बात करें, और उसके बाद भी अभी तक इस मामले पर मुख्यमंत्री ने मुंह तक नहीं खोला है, यह कितने दुर्भाग्य की बात है। मैं आपको शुरू में, मैं आपके भी चैनल से पूर्व में भी मैंने चर्चा किया था। आप जैसा जानते हैं, हम लोग चर्चा किए थे कि हमारे भाई जो दूर प्रदेश से पैदल चल के आ रहे हैं, उनके साथ बहुत बड़ा एक संकट था कि हम जल्द अपने घर जाएं। और आप जैसा देखे होंगे कि जब लोग वहाँ से चलते हैं पैदल अपने घर को आने के लिए, सरकार की विडंबना देख लीजिए। जिसके हाथों में ताकत है, जनमानस ने ताकत दिया है, सरकार पहले हाथ खड़ा करती है, हम आपको लेके नहीं आएंगे। सरकार जब यहाँ अपने पैदल चल के लोग यहाँ आ जाते हैं और अपने पेट की जब बात करते हैं, अपने परिवार की बात करते हैं, तो उनके सम्मानित विधायक इस तरह का जो भाषा का प्रयोग करते हैं कि क्या तुम्हारे बाप ने तुमको रोजगार दिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि ये अधिकार किसने दिया उनको? ये अधिकार किसने दिया? जिस मालिक के बदौलत आप सत्ता के गुमान में चूर हैं, आप याद रखिएगा वह दिन दूर नहीं है। और मैं आपके माध्यम से उन साथियों से गुजारिश करना चाहता हूं, तमाम उन नौजवानों से। एक कहावत है भोजपुरी में कि जब आदमी को अपने मित्र की पहचान करने की बात आती है, जब आदमी को अपने रिश्ता परखने की बात आती है, तो जब वक्त वैसा कोई आता है, जब आपदा और विपदा आता है, उस समय अपने अजीज मित्रों की पहचान होती है। ठीक उसी तरीका से हमारे बिहार के लोग अपने परिवार के परवरिश के लिए सुदूर प्रदेशों में गए थे और वहाँ से वापिस आए हैं, उनके साथ बहुत बड़ा संकट है। अब वह लोग सवाल पूछना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि अब हम क्या करेंगे? आपने 15 साल के शासन में व्यवस्था क्यों नहीं बनाया? हम तमाम बिहार के लोग वापिस आ गए हैं, हम लोगों का क्या होगा? हम कैसे जिएंगे और हमारा परिवार कैसे जिएगा? सबसे बड़ा सवाल है कि इस तरह के जो विवादित बात, अमर्यादित बात बोलते हैं, जो ये बोलने वाले लोग हैं, हो सकता है और भी बहुत सारे लोग हों, क्या ऐसे लोगों को चुनाव में अब जनता बर्दाश्त करेगी? क्या ऐसे लोगों को, जो पार्टी है, चाहे वो राजद हो या जदयू हो, कोई भी हो, किसी पार्टी में अगर इस तरह के लोग हों, तो क्या ऐसे लोगों को पार्टी को टिकट देना चाहिए? मैं आपका ध्यान आकृष्ट करवाना चाह रहा था बीच में कि मैं गुजारिश करता हूं आप तमाम बिहार के उन नौजवान साथियों से, आपको आगे आने की ज़रूरत है। किस लिए आगे आने की ज़रूरत है? वह चाहे राष्ट्रीय जनता दल का नेता हो, जेडीयू का नेता हो, भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, वह चाहे किसी दल का नेता हो, जब आपके सामने आपके प्रतिनिधित्व की बात करने आता है, तो ये हम सबों को अपनी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। हमें भी सवाल पूछना पड़ेगा। और जिस दिन इस बिहार के नौजवान सवाल पूछना शुरू कर देंगे, जिस दिन सवाल पूछना शुरू कर देंगे, आप यह उम्मीद रखिए और विश्वास रखिए, उस दिन मेरा छना हुआ जो प्रतिनिधि आएगा, कहीं ना कहीं वह हमारे हक और हुकूक की बात करेगा और इस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करेगा, जैसा हमको विश्वास है। हमें भी जगना होगा। मैं खुद ही कह रहा हूं कि हमें नौजवानों को जगना होगा और हमें बटना नहीं होगा। वक्त आता है और तमाम ये राजनीतिक दल के लोग हिंदू मुसलमान की बात कर देते हैं, जाति पात की बात कर देते हैं, पार्टी गोलबंदी की बात कर देते हैं, धर्म की बात कर देते हैं। मैं आपके माध्यम से उन नौजवान, उन बिहार के तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं
कि वक्त आ रहा है और हमें भी फिसलना नहीं है, और हमें यह देखना है कि जिस व्यक्ति के हाथों में 15 साल का ताकत दिया गया, 15 साल का जिसका सफ़र रहा, 15 साल का जो शासन रहा, एक बहुत लंबा अवधि होता है, और उस अवधि में वह व्यक्ति बिहार के लिए एक कदम चल करके बिहार में अगर कोई रोजगार का सृजन नहीं किया, सुंदर बिहार बनाने का अगर कार्य नहीं किया, तो हमें जगना होगा और आने वाले समय में नीतीश कुमार को बताना होगा कि यह व्यवस्था नहीं चलने वाला। अजय जी, आपने भी देखा होगा कि सोशल मीडिया पे कल आया था कि मुख्यमंत्री जी कई क्वारंटाइन सेंटर से सीधे जुड़े हुए थे और कह रहे थे कि आप क्या करते हैं, आप क्या वहाँ दिल्ली में क्या कर रहे थे, मुंबई में क्या कर रहे थे, तो हम अब आपको कहीं नहीं जाना है, आपको यहीं रहना है, आपको रोज़गार यहीं दिया जाएगा। 15 साल में रोजगार के एक संसाधन खड़ा नहीं किया गया, तो क्या अब आगे की अपेक्षा रख सकता है क्या कोई? निश्चित तौर पर ऐसा। आप बताइए, 15 साल में आपको कभी याद नहीं आया हमारे बिहार के नौजवान जिनके पास हुनर है, जिनके पास शक्ति है, जिनके पास ज्ञान है, आपने उसका प्रयोग क्यों नहीं किया? आप बिहार में व्यवस्था आपने क्यों नहीं किया? और आप क्वारंटीन सेंटर में अभी आप कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानना चाह रहे हैं कि आप क्या करते हैं। अगर वह आपका बेटा बताता है कि मैं वहाँ इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ, मैं वहाँ फिटर का काम करता हूँ, मैं टरबाइन पे जो है सो मैकेनिक का काम करता हूँ, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये सारी बातें जानने के बाद उन नौजवानों के लिए व्यवस्था कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे? हमको ऐसा नहीं लगता। आपके बिहार में एक भी प्लांट नहीं है। आपके बिहार में हमारा सवाल ये था कि 15 साल, आप ये बताएं कि 15 साल तक अगर एक भी काम नहीं हुआ, एक सुई का मिल नहीं लगा यहाँ पे बिहार में। कभी बिहार चीनी मिल का हब हुआ करता था, लेकिन आज एक भी मिल नहीं बना। जी सर। एक भी रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं करवाए गए, जो भी हुआ हवाई हुआ। अब 15 साल अगर आपने नहीं किया तो क्या जनता आप पर भरोसा करेगी कि क्या अगले 5 साल में आप कुछ कर पाएंगे? बिल्कुल, मैं वहीं बता रहा था कि 15 साल में आपको याद नहीं आया और आप क्वारंटीन सेंटर के माध्यम से अब उन लोगों को याद कर रहे हैं विपदा के घड़ी में, तो कहीं ना कहीं एक जुमलाबाजी है। ये माननीय मुख्यमंत्री ध्यान भटका रहे हैं और लोग, पूरे बिहार के लोग यह मन बना चुके हैं कि जो व्यक्ति हमारे हक हुकूक के लिए, हमारे दुख के और आपदा के घड़ी में, विपदा के घड़ी में मेरे साथ नहीं खड़ा है, तो आने वाले समय में उस सत्ता से ये लोग नीचे उतारेंगे और जो कार्य करेगा, जो बिहार के में एक नया बिहार बनाएगा, वैसे नौजवान, वैसे ऊर्जावान व्यक्ति को इस सत्ता पे लाने की जरूरत है। और देखिएगा आने वाले समय में जो लोगों का मूवमेंट है, जो लोगों का रुझान है, परिवर्तन का रुझान है, और उसी परिवर्तन के दरमियान इस नौजवान को, वैसा कोई नौजवान जो बिहार को नया बिहार बना सके, उनको सत्ता देने का कार्य करेगा, ऐसा हमको निश्चित तौर पर। छोटा सा सवाल हमारा और होगा कि जिस तरीके से आज करोड़ों, लाखों करोड़ों बिहारी जो बाहर रहते थे, सालों साल से बाहर रहते थे, आज वो अपने घर आए हुए हैं और लगभग 3 या 4 महीने के बाद चुनाव होने वाले हैं यहाँ विधानसभा के। इस परिस्थिति में क्या ये जो बाहर से लोग आए हुए हैं, क्या चुनाव प्रभावित हो सकता है क्या? केवल आप उस नज़र से देखेंगे कि जो लोग आए हैं, वह लोग में जो दर्द है, क्या उस दर्द से प्रभावित, आप समझ लीजिए बड़े भैया, मैं बताना चाहता हूँ, उन लोगों के दर्द को देख करके तमाम बिहार के आवाम और बिहार के हर घर का बेटा और हर घर की माँ और हर घर की बहन इस चीज़ को देखी है। और आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से उनके दर्द को, तो जो दर्द हमारे भाई के साथ गुजरा है, उस दर्द की बयान ना हम कर सकते हैं, ना मेरा कोई भाई कर सकता है, ना मेरी बहन कर सकती है। तमाम बिहार के लोग यह मन बना चुके हैं कि कल उनकी बारी थी और परसों हमारी बारी आएगी। इसलिए उससे बचने के लिए कि ऐसा नौबत पुनः मेरे साथ नहीं खड़ा हो जाए, बिहार के लोग आने वाले 2020 के अभी 3 से 4 महीना बाद चुनाव होना है, देखिएगा उसका इम्पैक्ट। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और आप देखेंगे जो बिहार की आवाम कह रही है, उसका प्रभाव देखिएगा, उनकी ताकत देखिएगा, जिस ताकत के गुमान में नीतीश कुमार जी 15 साल का सफर तय किए हैं, और उनको यह बिहार के आवाम बताएगी और उनको सत्ता से नीचे उतारेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अंतिम सवाल हमारा ये है कि अब ये बता दीजिए कि जिस तरह से माननीय जदयू के जो विधायक हैं और विवादित बोले हैं, मानवता को शर्मसार किए हुए हैं, क्या ऐसे लोगों को टिकट देना चाहिए या इन्हें हमेशा के लिए चुनाव से बाहर करना चाहिए? टिकट की आप बात करते हैं, मेरा तो ये कहना है कि जो
ऐसे समाज को कलंकित करने का कार्य कर रहा है, पहले उस पर FIR होना चाहिए और उस व्यक्ति को पहले जेल में भेजना चाहिए। आप टिकट की बात करते हैं, और वैसा जो भी व्यक्ति है और वह किसी दल में हो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ जेडीयू की बात, वह चाहे जिस दल में हो, अगर इस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है तो देश में नियम और कानून है, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, और उस संविधान और कानून के बदले उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। तब जाकर के आने वाले समय में वह एक संदेश जाएगा कि जो जनता के सेवक हैं वह कभी भी अपने पथ से विचलित नहीं होंगे, और वह आपदा और विपदा के घड़ी में कभी भी इस तरह का अमर्यादित बयान नहीं देंगे। ये मेरा आपसे गुजारिश होगा और ये मेरा निवेदन होगा सरकार से कि उनके ऊपर FIR होना चाहिए जो समाज को कलंकित करने का कार्य किया है। चलिए, आपने देखा कि अजय चौहान जी से हमारी बातचीत हो रही थी, और बड़े ही जिस बेबाकी की हमने शुरू में आपको बताया था कि बड़े बेबाक तरीके से अजय जी अपनी बात को रखते हैं, और उसी बेबाकी के साथ उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो घटना घटी है, जिस तरह से विधायक ने मानवता को शर्मसार किया है, वैसे विधायक पर पहले तो FIR होना चाहिए और फिर उसे सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि संविधान में कभी भी किसी नेता को ये अधिकार नहीं दिया है कि वो अपनी जनता के साथ इस तरह से अमानवीय व्यवहार करे। दूसरी बात, जब हमने पूछा कि क्या 15 जो ये लाखों करोड़ लोग जो प्रवासी बिहार के जो 10 साल 15 साल से बाहर रहते थे, वो यहाँ पे आए हुए हैं, वो क्या आने वाले चुनाव को प्रभावित कर पाएंगे? तो उन्होंने क्या कहा आप समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ी त्रासदी है बिहार के सामने, और अब शायद आने वाले दिनों में आप सिर्फ बरगला नहीं सकते हैं, नारों से नहीं, जात पात के उलझनों से नहीं, जनता ये सब बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता को, किसी को भी, चाहे जनता हो या हम भी हों, हमारा पेट में दाना रहेगा, पेट भरा रहेगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। अन्यथा भूखे पेट, कहा जाता है कि भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता है, ये राजनीति कौन सी बड़ी बात है, कौन सी खेत की मूली है। तो आने वाले समय में बिहार सरकार के सामने, नीतीश जी के सामने ये एक बहुत बड़ा चुनौती होगा कि आखिर 15 साल आपने शासन किया, सत्ता में रहे, लेकिन क्या 15 सालों में रोजगार के कोई साधन उपलब्ध करवाए या नहीं करवाए? और अब अगर आप ये कह रहे हैं कि हम आपको अब कहीं जाने नहीं देंगे, आपको बिहार में ही रोजगार के साधन उपलब्ध करवाएंगे, तो अब तो ये समय बताएगा कि जनता उनकी बातों पे भरोसा करती है या नहीं।